तो स्टोरी वर्थ अ मूवी हम एक सेक्शन करते हैं, आपको शायद मालूम होगा, कोई भी कहानी जो जिस पे लगता है कि फिल्म बनाई जानी चाहिए। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो बुक है जिसकी कहानी है, जिसको मुझे लगता है कि इस पे एक फ़िल्म ज़रूर बनाई जानी चाहिए। इट्स कॉल्ड द मैन हु अवेंज्ड भगत सिंह। भगत सिंह का बदला लेने वाला आदमी। अभिजीत भालेराव जी ने किताब लिखी है और इन्होंने इससे पहले शहीद भगत सिंह के जेल डायरी के सारे जितने लेटर्स थे उनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। ये बेस्ट सेलर किताब है और ये मराठी में है। इसको मधुश्री पब्लिकेशन ने छापा था, जबकि द मैन हु अवेंज्ड भगत सिंह को पेंगुइन ने छापा है और ये भी पब्लिश हुई है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो किताब है द मैन हु अवेंज्ड भगत सिंह, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन संजीव सान्याल जो इकोनॉमिस्ट हैं, बेस्ट सेलर राइटर भी हैं, वो लिखा है द आर्म्ड रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया हैज़ मैनी फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज। अभिजीत भालेराव ब्रिंग्स अलाइव अ कॉर्नर ऑफ दिस हिस्ट्री, अ यंग मैन हु अवेंज्ड हिज हीरोज़। तो आप बताएं ये किन लोगों, कौन है जो जिसने अवेंज किया, ये कौन है जिसने कि भगत सिंह का बदला लिया? जी जी। तो बेसिकली सर फैक्ट ये है कि हम लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट हिस्ट्री को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं कि हम अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन इसमें एक तीसरा एंगल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं जी। ये एंगल है गद्दारों का। अंग्रेज़ों की मतलब 42 के टाइम पे तो हम लोग लगभग 40 करोड़ हो गए थे पॉपुलेशन, और अंग्रेज़ हमारे देश में राज करने वाले 10 लाख भी नहीं थे। तो ये तो क्लियर कट कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये 2 से 10 लाख लोग हमारे 40 करोड़ लोगों पे कैसे राज करते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द लॉयलिस्ट और ट्रेटर्स। स्पेशली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में जितना नुकसान इन ट्रेटर्स लोगों ने किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसमें ट्रेटर होने का कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे वो 2 महीने पहले लेटर भेज के करते थे कि हाँ। मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ, तुमको जो करना है कर लो। हाँ हाँ। इनका तो ऐसा नहीं था, सीक्रेट एक्टिविटीज थी, और पकड़े जाने के बाद जो लोग गद्दार हो जाते थे वो सारा ऑब्जेक्टिव ही डिफीट कर देते थे। भगत सिंह की बायोग्राफी या भगत सिंह का बायोपिक हम लोगों ने देखा है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ ओमिट हुई है जो है बिट्रेयल की, जो ग्रैंड बिट्रेयल की। उसके बारे में ये किताब लिखते हैं और उस बिट्रेयल के अगेंस्ट जो रिवेंज हुआ है उसकी बात कहती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। पात्र, सबसे मुख्य पात्र कौन है इसका? इसका सबसे मुख्य 2 पात्र हैं, एक जिसने गद्दारी की और दूसरा जिसने गद्दारी का बदला लिया। जिसने गद्दारी की उसका नाम है फणींद्र नाथ घोष जी, और दूसरा जिसने बदला लिया उसका नाम है बैकुंठ शुक्ल। ये दोनों बिहार के थे। बेसिक प्लॉट ये है सर कि भगत सिंह का तो कहानी है बैकुंठ शुक्ल की। सबसे पहले अगर हम कहें तो बैकुंठ शुक्ल की कहानी है, जिन्होंने गद्दारी का, उनको भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह के मारे जाने, भगत सिंह शहीदी का बदला लिया जिस व्यक्ति ने उनको धोखा दिया था। यस, ये बेसिक स्टोरी है। करेक्ट। बैकड्रॉप ये है कि भगत सिंह असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, दिल्ली असेंबली में पब्लिक डिस्प्यूट बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट, और वो बॉम्ब ऐसा होता है कि सिर्फ धमाका होता है। उसमें पर्चा भी फेंकते हैं कि भैरव को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। प्लान ये है भगत सिंह का कि मैं सरेंडर कर दूंगा, अरेस्ट हो जाऊंगा और लीगल बैटल में रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करूंगा कि इंडिया के लोगों को हमारी आइडियोलॉजी समझे। तो लोग तो समझते ही नहीं कि हम लोग किस लिए खड़े हैं। हॉट हेडेड यंग मैन, एनार्किस्ट, टेररिस्ट, कुछ भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही भगत सिंह अरेस्ट होते हैं, लगभग 1 महीने के अंदर उनके बहुत सारे साथी भी अरेस्ट हो जाते हैं। उसमें ये बंदा अरेस्ट हो जाता है जिसका नाम है फणींद्र नाथ घोष। ये कौन है? तो ये सबसे सीनियर मेंबर है पार्टी का, HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ठीक है। जब तो मैं इसको ऐसे इस ढंग से पूछता हूँ कि आखिर उसने धोखा दिया क्यों? अगर वो पार्ट था, इनकी पार्टी का मेंबर था, तो उसने धोखा क्यों दिया? तो बेसिकली ये सबसे सीनियर मेंबर था। जब HSRA फॉर्म हुई तो इसको बिहार का हेड बनाया गया, स्टेट का हेड बनाया गया, सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया गया, मतलब हाईएस्ट बॉडी में तो मेंबर था वो। लेकिन
एज और एक्सपीरियंस से बड़ा होने की वजह से शायद उसकी ऐसी मंशा थी कि मुझे HSRA का कमांडर इन चीफ बनाया जाए। लेकिन भगत सिंह ने और बाकी सारे साथियों ने कमांडर इन चीफ बनना चंद्रशेखर आज़ाद को चूज किया यूनानिमसली, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद उस सभा में थे ही नहीं, आए ही नहीं। जब फिरोज शाह कोटला में सितंबर 1928 में HSRA फॉर्मेशन की बैठक हुई, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने मैसेज भिजवाया था कि भगत सिंह और तुम साथियों जो भी डिसाइड करोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारे सरदार द स्वॉर्ड ऑफ HSRA विल बी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस बात का शायद उसको गुस्सा था। हाँ, तो इसमें उसका पर्सनल अपना हाँ, ईगो ज़्यादा बड़ा होगा, एजेंडा बोलेंगे, ईगो बोलें कि भैया मैं इतना कर रहा हूँ और मैं सीनियर हूँ तो मुझे बनना चाहिए। दूसरा, वो सॉर्ट ऑफ आर्म चेयर रेवोल्यूशनरी था। उसने अपने लाइफ में किसी भी एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये प्रूफ्स है कि जब भी एक्शन का टाइम आया वो भाग गया, वो एक्शन से अपने आप को बचा लिया। सो ही वांटेड द थ्रिल ऑफ बिकमिंग रेवोल्यूशनरी, लेकिन मैं एक्शन में भाग नहीं लूंगा। तो कमजोर दिल वाला आदमी था बेसिकली, और ओवर स्मार्ट भी था। जब ये पकड़ा गया तो जनरली सर ट्रेडिशन ऐसा होता था कि पुलिसों ने अंग्रेज पुलिस CID ने रेवोल्यूशनरी को पकड़ा तो उसको बहुत बेरहम तरीके से टॉर्चर करते थे, फिर अगर टूटता है तो ट्रेटर बनता था। लेकिन इस बंदे का ये फैक्चुअल हिस्ट्री है कि पकड़े जाने के 6 दिन में इसने पार्डन एक्सेप्ट किया है। तो बिना मार खाए, बिना टॉर्चर किए उसने एक्सेप्ट किया है पार्डन, और इसको किंग्स विटनेस बोला गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट विटनेस था कि बेसिकली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अगेंस्ट 2 मेजर क्राइम्स थे। एक तो सॉन्डर्स को इन्होंने मारा था, ये मर्डर का क्राइम था। दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट क्राइम था कंस्पिरेसी अगेंस्ट द किंग, कि तुमने राजद्रोह किया है। वो राजद्रोह इस बंदे ने प्रूव किया, फणींद्रनाथ घोष ने, कंस्पिरेसी अगेंस्ट द किंग। और कंस्पिरेसी अगेंस्ट द किंग से ही सॉन्डर्स का मर्डर हुआ, कि राज को तुमको खत्म करना है, ब्रिटिश राज को खत्म करना है, इसलिए तुम टॉप लीडरशिप, तुम गवर्नमेंट को आप टॉपल करना चाहते हो, तुम पूरा के पूरा एक एनार्किस्ट वो लाना चाहते हो, हम तुम्हारे देश को चला रहे हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन जो बेसिकली बोला जाता है। तो केस का नाम ही था द किंग एम्परर वर्सेस सुखदेव, भगत सिंह एंड अदर्स। तो इसने मेन चार्ज ही प्रूव कर दिया। मतलब लिटरली ये बात हुई कि एक ट्रेन की बोगी लगाई गई, उसमें फणींद्रनाथ घोष, एक मैजिस्ट्रेट और CID के लोग लेके पूरा भारत ये बंदा घूमा है, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, झांसी, सब जगह जाके उसने बताया कि यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, सब उसने डिटेल में बताया। कंप्लीट टेस्टिमोनी इनके अगेंस्ट इसकी थी। तो बेसिकली ही वाज रिस्पांसिबल फॉर हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। बाप रे बाप, इतना बड़ा बिट्रेयल था इस बंदे का। मोर ओवर इसके बाद ये बंदा और 4 केसेस में बिट्रेयल देता है। इस बंदे की वजह से 6 लोग फांसी पे जाते हैं और अराउंड 50 लोग अंडमान में जाते हैं। तो बेसिकली इस बंदे ने आर्म रेवोल्यूशन सिंगल हैंडेडली खत्म की। किस लिए? इसको अंग्रेजों ने 50 एकड़ जमीन दी बेतिया में, और एक दारू का लाइसेंस दिया दुकान चलाने का, और गन्स का लाइसेंस दिया, मतलब वेपन्स का दुकान चलाने का लाइसेंस दिया। तो इसने लिटरली ट्रेड कर दी लाइफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पैसों के लिए। इसको पता था कि ये तो लोग जिंदा नहीं निकलने वाले, मैं मेरी जान बचा लेता हूँ। ठीक है, तो जान बचा लेता हूँ के साथ में फायदा भी कर लेता हूँ अपने अगली जनरेशन, 2-4 जनरेशन का। ये मतलब बेसिकली ही वांटेड टू सिक्योर हिज लाइफ एंड कमिंग जनरेशन आल्सो। तो ये बिट्रेयल। फणींद्रनाथ घोष था रहने वाले कहाँ का? बेतिया का, बिहार का था वो। अच्छा, था बंगाली समाज से, लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे तो बिहार बंगाल में ही आता था, बंगाल प्रोविंस में आता था। बंगाल प्रोविंस। और आज भी वहाँ पे एलीट लोग जो भी है बिहार में, वो बंगाली है जी। तो बिहारी था वो, और उसका हिस्ट्री ऐसा है कि वो अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड था पहले 1910s में, और 1919 में उसको 1 साल हाउस अरेस्ट हुई थी। तो ऐसा भी एक डाउट है कि उस टाइम पे शायद वो टर्न हो गया हो CID की तरफ। तो ये भी 19 में जालियनवाला बाग के टाइम पे 1919 में 1 साल उसको हाउस अरेस्ट में गया। अभी हम आते हैं, क्योंकि अब ये डिटेल जो है हमें इंसाइटिंग इंसिडेंट 15 मिनट पे हो जाना चाहिए। हाँ, ताकि हमारी फिल्म सेट हो जाए। आप वो बताइए कि वो एग्जैक्टली कब हुआ और उसके बाद इमीडिएट रिएक्शन क्या था सारे जितने भी रिवोल्यूशनरी थे उनके, इंक्लूडिंग हमारा जो शुक्ल जो है। तो बेसिकली जब ये बात हुई कि बिट्रेयल हुआ, पकड़ा गया, तब तक बैकुंठ शुक्ल पार्टी में आए नहीं थे। बैकुंठ शुक्ल मुजफ्फरपुर
जगह पे, बिहार है, मुजफ्फरपुर नाम का जगह है, वहाँ पे जलालपुर, वहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है। ये भगत सिंह की सेम उम्र का बंदा था, 1907 का डेट ऑफ बर्थ है। वैकुंठ शुक्ल, अच्छा। हाँ, वैकुंठ शुक्ल प्री प्राइमरी टीचर थे, बेसिकली 10th तक एजुकेशन लिया था, और छोटा सा मथुरापुर नाम का एक गांव था, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत ही डिसेंट बंदा था। बाल विवाह हो चुका था उसका बचपन में ही, राधिका देवी नाम की उनकी वाइफ थी, वेल सेटल्ड आदमी था, छोटा सा फार्मर था, पैट्रियट था, रेवोल्यूशनरी के लिए उसका बहुत जबरदस्त सम्मान था। भगत सिंह, ये कीर्ति में, जब कीर्ति न्यूज़पेपर में जब भगत सिंह कानपुर में रहते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ पे, तो भगत सिंह स्यूडोनिम में सारे क्रांतिकारियों का शॉर्ट बायोस लिखते थे, काकोरी में जो मर गए, या जिसमें उन्होंने सावरकर की बात लिखा है, धिंगरा के बारे में लिखा हाँ, हाँ, है। तो इससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर था बंदा। और बाद में उसे पता चला अरेस्ट होने के बाद, ये लिखने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो भगत सिंह था। तो लिटरली ही वर्शिप भगत सिंह। भगत सिंह उसका आदर्श था कि रिवोल्यूशनरी होना चाहिए तो भगत सिंह जैसा होना चाहिए, जैसा आज हम बोलते हैं। तो इसका भगत सिंह अरेस्ट होने के बाद इसको HSRA ज्वाइन करना था, कि कुछ भी करके मुझे HSRA ज्वाइन करना है। लेकिन HSRA ज्वाइन करने के लिए सारी सीनियर लीडरशिप तो चली गई अंदर, आज़ाद है अंडरग्राउंड। तो इसके गांव का, जलालपुर का एक दूसरा बंदा था, योगेंद्र शुक्ल, जो आज़ाद का साथी था और HSRA का सीनियर मेंबर था। उसकी मदद से ये HSRA में आने का इन्होंने ट्राई किया, वैकुंठ ने। अभी उसमें प्रोसीजर था प्रॉपर। तो योगेंद्र शुक्ल ने सोचा कि अभी तो माहौल बहुत भयंकर गर्म है, बच्चे ने कुछ किया भी नहीं, और अगर नाम आ जाए HSRA में तो इसको पकड़ के डाल देंगे। हाँ, इसको डाल देंगे अंदर। तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में उसके पहले ट्रेनिंग का प्रबंध किया, मतलब वेपन्स ट्रेनिंग, लाठी चलाना, बंदूक चलाना, चाकू चलाना, ये सब सिखाने के लिए उसको मुजफ्फरपुर में एक रणेंद्रनाथ राय चौधरी नाम के बंदे थे, जो पहले रेवोल्यूशनरी थे, बाद में वो गांधीयन बन गए थे। तो उनके पास उसको रखा सेफ्टी में और ट्रेनिंग के लिए। अब ये बंदा ट्रेनिंग ले रहा है और मेन टाइम इधर केस डेवलप हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे इस गद्दार को मारने के लिए या उसको रोकने के लिए खुद चंद्रशेखर आजाद एफर्ट करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वैकुंठ शुक्ला ने आखिरी में बदला लिया, बीच में 4-5 बार उसको मारने का अटेम्प्ट किया गया। एक बार महाराष्ट्र में भी, एक बार महाराष्ट्र में भी हुआ। तो बेसिकली जब आजाद उस तक पहुंच नहीं सकते थे, इनको लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया, 14 क्रांतिकारियों को, भगत सिंह को बोरसाल जेल में रखा गया। वो कौन सा, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि वो कौन सी बात थी, कौन सा पीरियड था जब वैकुंठ ने डिसाइड किया कि अब मैं जाके इसको मारेगा यार? मतलब हाँ, इस बीच में दो जो महाराष्ट्रीयन क्रांतिकारी थे, क्या नाम था उनका? भगवान दास माहौर और सदाशिव मलकापुर का। हाँ, ये अटेम्प्ट कर चुके थे इसके पहले? नहीं, ये बाद में हुआ अटेम्प्ट, मतलब अरेस्ट होने के बाद तो 1930 फरवरी में अटेम्प्ट हुआ है। ये जो महाराष्ट्र में अटेम्प्ट हुआ। और इसने कब मारा उसको, क्या नाम है? वैकुंठ ने मारा 32 में, सब खत्म होने के बाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब मरने के बाद। सो पैरेलल सब अटेम्प्ट कर रहे थे। हाँ, उस जब ये मलकापुर, सदाशिव मलकापुर जो है, भगवान दास और सदाशिव मलकापुर का जो ये अटेम्प्ट था, उसके पहले जो है एक बार आजाद ने अटेम्प्ट किया था। इन सब इस समय ये क्या कर रहा था, वैकुंठ शुक्ल क्या कर रहा था? ये ट्रेनिंग ले रहा था बाहर, और ये मिशन ऑर्डर्स का वेट कर रहा था। रिवोल्यूशनरी पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इम्पल्स से एक्ट करें। इसमें एक सीन ऐसा है कि जब ये ट्रेन में इसको डाल के वनिंद्रनाथ घोष को सब जगह ले जाया गया भारत भर, तब उसको बेतिया भी लाया गया, क्योंकि आजाद और भगत सिंह बेतिया भी आए थे। तो इसने दिखाया, तो उस टाइम पे वैकुंठ शुक्ल जाता है वहां पे बेतिया में देखने के लिए कि ये गद्दार आया है। इसका स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर मैं इसको यहीं मार दूं तो सारी कहानी खत्म हो जाए। लेकिन ना इसको ऑर्डर्स मिले हैं मारने के, ना इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, लेकिन ये अपने इंपल्स पे मारना भी चाहता है। तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती उस मोमेंट पे, क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ है। वहां पे एक डायलॉग है जो मैंने लिखा है इसमें, कि रिवोल्यूशनरी वो नहीं होता जो मारने के लिए तैयार होता है, रिवोल्यूशनरी वो होता है जो मरने के लिए तैयार होता है। तो उस टाइम पे जब वो, उसके पास एक खुकरी है मारने के लिए, और उसके 10 फीट पे पुलिस प्रोटेक्शन में ये खड़ा है वनिंद्रनाथ घोष, और वो मार सकता है, भले खुद मर जाए, लेकिन एक गांव में उसका काम खलास कर सकता है। उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में उसके सामने उसके वाइफ का चेहरा आ जाए, समझिए, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुआ है। वो रिवोल्यूशनरी बन रहा है एडमिरेशन में, उसके अंदर वो अभी तक पैशन और जील और उस चीज को पूरी समझ नहीं आई। तो बेसिकली भगत सिंह को फांसी हुई, इस बात से बहुत सारे लोग आहत हुए। हाँ बिल्कुल, जिसमें सदाशिव, हाँ नहीं, ये सदाशिव मलकापुरकर और भगवान दास का अटेम्प्ट जब जिंदा थे तभी किया था।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अरेस्ट होने, अच्छा ओके, जब मतलब बेसिकली ये आदमी जब अप्रूवर बन गया तो कहा गद्दार है, इसको मारना जरूरी है। मारना है, उसका प्लॉट ऐसा है। मेरा सवाल मैं आता हूँ क्योंकि मैं इसको एक कहानी के तौर पे देख रहा हूँ, क्योंकि कहानी जो है ये शुक्ल की कहानी है जी। हाँ, अगर इसकी कहानी है तो हमें इसके ट्रैक को देखना पड़ेगा। और हमें बाकी ये बात बहुत जाननी जरूरी है कि भाई उस वक्त बाकी लोगों ने क्या किया और क्यों उनका अटेम्प्ट फेल हो गया, तो ये क्या कर रहा था और ये कैसे तैयार हो रहा था, क्योंकि हमें कहानी इसकी फॉलो करनी है। यस। तो भगत सिंह की फांसी तय हुई या उनको जो है जब पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और एक आदमी अप्रूवर बन गया, ये इंसाइडिंग इंसिडेंट्स पे कि हर आदमी बहुत गुस्से में रहा होगा कि भाई ये आदमी को हमें छोड़ना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस धोखेबाज को हमको छोड़ना नहीं, इस गद्दार को हमको छोड़ना नहीं। हाँ। उस वक्त ये तैयार हो रहा है और एक बार जब बेतिया आता है तो ये अटेम्प्ट भी करने के लिए पहुंचता है, लेकिन ये ही इज नॉट रेडी एंड ही डिसाइड्स कि नहीं, मैं अभी नहीं मारता। हाँ। क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। शायद या तो वो आपने बोला कि उसकी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका डिसीजन नहीं कर पाया कि वाइफ की शक्ल अभी नई शादी हुई और हर चीज सोच के वो रुक गया। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर ये लोग अटेम्प्ट करते हैं, सदाशिव व्हाट्स हिज नेम, भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर, और एक अटेम्प्ट होता है दूसरा भी, इंडिपेंडेंट प्लेयर्स अटेम्प्ट करते हैं। करेक्ट। तो इंडिपेंडेंट प्लेयर अटेम्प्ट करते हैं और ये लोग पकड़े जाते हैं। हाँ। 1930 में। और ये 2 साल फिर उसके बाद में क्या करता है, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। हाँ, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ एंड ही इज वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। ही इज वेटिंग फॉर ऑर्डर। किसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं? पार्टी के ऑर्डर्स का। पार्टी में उसका पार्टी में कांटेक्ट है योगेंद्र शुक्ल। शुक्ल जब ऑर्डर देंगे तो मैं काम करूंगा, तो डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करना है पार्टी का। मीनवाइल, और इस वक्त हेड पार्टी का कौन था? चंद्रशेखर आजाद हेड। तो प्राइमरी चंद्रशेखर आजाद का जब इंडिकेशन मिलेगा कि भाई उनकी तरफ से ऑर्डर आएगा, तब जाके अभी उसको मारना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो अभी केस चालू है, तो वो लाहौर में ही है और वो हेवी प्रोटेक्शन के अंडर है। जैसा आपने बताया कि फणींद्रनाथ घोष जो है वो जब अप्रूवर बन गया और उसको फुल प्रोटेक्शन में लाहौर की जेल में रखा गया, लाहौर की जेल में रखा गया, फोर्ट जेल में रखा गया। और प्रोटेक्शन में इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट था उसको। तो क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि उसको इतने सारे लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने उसको मारने का अटेम्प्ट किया? और मारने का अटेम्प्ट किसने किया, पहले वो आप गिनती करा दीजिए। हाँ। हमारे इसके जो ये अवेंज जिसने फाइनली किया, उसके अलावा क्या क्या अटेम्प्ट हुए और वो क्यों इतना डेंजरस था, ये 2 बातें हम जान सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्ली दिस कैन बी द सेकंड एक्ट ऑफ द फिल्म। हाँ जी। तो पहले तो जब ये बंदा, इसने पार्डन ले ली, लेटर ऑफ पार्डन ले लिया अंग्रेजों से, तो पहला इसने काम किया अपना वर्थ प्रूव करना कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट हूँ आपके लिए। तो उसने सबसे पहले पकड़वाया जतिन दास को, जो अंग्रेज उनके बहुत पीछे पड़े थे। जतिन दास ये सचिंद्रनाथ सन्याल जो HRA के लीडर थे, उनके राइट हैंड माने जाते थे। उनका कोड नेम रॉबिन था। दास वही था जो बम बनाते थे? यस। उन्होंने ही इनको बम बनाना सिखाया। बेसिकली ये पुराना था फणींद्रनाथ घोष, तो ये जतिन दादा को जानता था और भगत सिंह ने इसको बाईपास करके जतिन दादा से कांटेक्ट किया और उनको मना लिया कि आप हमें बम बनाना सिखाइए। हालांकि वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से बाहर चले गए थे जब सचिंद्रनाथ सन्याल अंदर चले गए थे। तो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही ट्रेंड रेवोल्यूशनरी थे जतिन दास। भगत सिंह के कहने पे वो वापस आए और आगरा का इनका जो स्टे था कुछ महीनों का, उसमें उन जतिन दादा ने इनको बम बनाना सिखाया इफेक्टिवली। और इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन्होंने बम बनाना शुरू किया। बम बनाना, जब असेंबली में जो बम फेंका गया था तो उसने सिर्फ आवाज की थी, मारा नहीं था किसी लोगों को। इतने वो ट्रेंड हो गए थे। तो साइंस पूरी पता थी उनको, कैसे किस बम से कितना खतरा है, किससे नहीं है, सिर्फ आवाज है। और HRA के जो सब मेंबर्स थे, तो जतिन दादा का रोल सिर्फ आके बम बनाना सिखाना था, उसके आगे कुछ नहीं था। वापस कलकत्ता चले गए थे। इस बंदे ने जतिन दादा का डिटेल रोल, एड्रेस बताया, पकड़वाया और ये बताया कि ये दूसरा कोई नहीं है, रॉबिन है। तो ये लोग रॉबिन को तो ढूंढ रहे थे। रॉबिन कोड नेम था जतिन दादा था और इनको लगा था कि सचिंद्रनाथ सन्याल के बाद रॉबिन तो हवा हो गया, उसको तो पता नहीं किसी को कहाँ चला गया। तो एक तो जतिन दादा को पकड़वाया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने ये किया प्रूव करने के लिए कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ आपके लिए। एक आदमी जो ऑलरेडी मतलब वो अपना काम करके चला गया है। हाँ। तो एक तो बेसिकली ना आज़ाद का एक इंटरव्यू है, मतलब एक दोस्त ने उनका मेमोयर लिखा हुआ है। तो आज़ाद को पूछा गया था कि ट्रेटर्स के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, तो गद्दारों के बारे में। तो आज़ाद बोलते हैं कि 2 तरीके के गद्दार होते हैं। एक गद्दार वो होता है जो पुलिस टॉर्चर करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए
अप्रूवर बन जाता है और सिर्फ इतना ही बताता है जिसके खुद की जान बच जाए, पार्टी को नुकसान नहीं करता, उसको बख्श दो, उसको कुछ मत करो। एक दूसरा तरीके का गद्दार होता है जो अपनी जान बचाने के अलावा लालच में पूरी पार्टी और पूरा काम नेस्तनाबूद करने में लग जाता है। ये फणींद्रनाथ घोष इस टाइप का गद्दार था और इसने एक एक क्रांतिकारी संगठन के बारे में, सारे सीक्रेट्स के बारे में सारा डिटेल बताना शुरू किया जबकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और इसके साथ वो बाकी केसेस में भी अप्रूवर बन गया था। जब इनका हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त बाकी लोगों का, जतिन दादा लीड कर रहे थे। 63rd डे पे जतिन दादा की मौत होती है हंगर स्ट्राइक से। वो कॉम्प्लिकेशन से बहुत बड़ी स्टोरी है, क्यों उनकी मौत हुई 63rd डे और बाकी क्यों बच गए लोग। तो उनकी शव यात्रा, एक ट्रेन बुक की जाती है, वो ट्रेन सुभाष चंद्र बोस ने बुक की थी और लाहौर से हावड़ा तक वो ट्रेन जाती है। हर स्टेशन पे हजारों लोग आते हैं जतिन दादा के दर्शन लेने के लिए और इस चीज़ से 2 बंगाली युवक बहुत प्रभावित हो जाते हैं और पुलिन बिहारी रॉय और काली चट्टोपाध्याय नाम के 2 बंदे हैं जिनका नाम इतिहास भूल गया है। और ये इनका कुछ HSRA से कोई रिलेशन नहीं, किसी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं। ये 2 बच्चे युवक किसी संगठन से ना संबंध होते हुए भी आज ठान लेते कि जब एक बंगाली भगत सिंह के लिए मर सकता है और दूसरा बंगाली धोखा दे रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो इसको हम मारेंगे। तो ये 2 बच्चे हावड़ा से लाहौर जाते हैं, एक धर्मशाला में रहते हैं और इन्हीं के जो बयान आ रहे हैं भगत सिंह के बाहर कि हमने बम बनाना कैसे सिखाया, अमोनियम नाइट्रेट लगता है, ये लगता है, उससे बम बनाता है। तो ये कोकोनट शेल में प्राइमोर्डियल फॉर्म का बम बनाते हैं और साइकिल रिक्शा में जाके कोर्ट में देख के आते हैं, पूछ के आते हैं कि ये फणींद्रनाथ घोष खड़ा कहाँ रहता है कोर्ट में। तो प्लान ये है कि धर्मशाला में रात में हम कोकोनट बम बनाएंगे, दूसरे दिन जाके कोर्ट में बम मारेंगे, खलास कर देंगे बंगाली अप्रूवल। लेकिन दोनों बच्चे हैं, जब किचन में धर्मशाला के बम बना रहे हैं, वो बम हाथ से गिर जाता है, वहीं फट जाता है और दोनों अनकॉन्शियस स्टेट में पुलिस को मिल जाते हैं। सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, दोनों के जेब में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो होते हैं। पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले वो बंगाली अप्रूवर को मारने आए। कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हो? किसी संगठन से। और ब्रिटिश पुलिस प्रूव ही नहीं कर पाई कि किसी संगठन से ताल्लुक रखते थे, और रखते थे तो उनके पास सोफिस्टिकेटेड बम रहते, सीधी बात थी। और उनको उम्र कैद की सजा हो जाती। ये एक अटेम्प्ट हुआ जो इंडिपेंडेंट लोगों ने किया, किसी से भी मतलब इतना पार्टी और वो आइडियोलॉजी से बात नहीं थी। बात सिंपल सी थी कि जो लोग हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, बस उसको जो है ना, जो अप्रूवल बन के जिसने उसको फांसी पे चढ़ाने की साजिश रची है, उसको हम मारेंगे। यस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट हुआ भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर ने अटेम्प्ट किया। उसका बैकड्रॉप ये है कि जब नॉर्थ इंडिया में बहुत धरपकड़ी चालू हो गई तो आज़ाद ने राजगुरु को महाराष्ट्र में वापस भेजा। बोले कि हम अभी महाराष्ट्र में हमको काम करना शुरू करना है। राजगुरु अकेले आए, बेस बनाया। फिर आज़ाद ने भगवान और सदाशिव इन 2 क्रांतिकारियों को ग्वालियर से अकोला भेजा ट्रेन में, और एक पेटी में बम का सामान, केमिकल्स, बंदूक और कार्ट्रिजेस भेजी। बैड लक की वजह से भुसावल रेलवे स्टेशन के जंक्शन पे इन दोनों को अरेस्ट हो गई। सामान इनका चेक किया, वेपन मिल गए, अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद अंग्रेजों ने एक तिगड़म लगाया कि इन दोनों का हम एग्जाम्पल बनाएंगे, जबकि इनको पकड़ के लाहौर में ऐड किया जा सकता था। है तो HSRA की सेपरेट केस बनाया गया, भुसावल कॉन्स्पिरेसी केस, इसलिए कि दक्खन में हम एग्जाम्पल सेट करें कि दूसरा कोई क्रांतिकारी पैदा ना हो। हाँ। तो उसके लिए इन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए ये प्लान किया कि फणींद्रनाथ घोष को और जयगोपाल को हम लाहौर से लाएंगे। जब भगवान दास को ये बात पता चली कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये उसको लाने वाले हैं, तो इसने अपने वकील के थ्रू आज़ाद को मैसेज भेजा कि हमें एक पिस्टल आप स्मगल करवा दो प्रिजन के अंदर, मैं उसको कोर्ट में उड़ा दूंगा उसको मैं। और इतना मजेदार सिनेमैटिक, आप इस इमेज सोचिए, भगवती चरण वोहरा जो अभी चंद्रशेखर आजाद के राइट हैंड हो गए थे, भगत सिंह की जगह इन्होंने ले ली थी। ही वाज द मोस्ट वांटेड मैन इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। और ये भगवती चरण वोहरा जलगांव के जेल में इन दोनों के सामने वकील के भेस में आ जाता है जेल में, और इनको बोलता है चलो बोलो अभी क्या प्लान है। तो ये बता दे कि पिस्टल दिलवा दो, हम मार देंगे उसको। तो ये प्लान करवाता है कि मैं ये पिटीशन देता हूँ कि तुमको घर का डब्बा आना शुरू हो जाए खाने के लिए, टिफिन, और मैं टिफिन में रोज एक चीज भेजूंगा। तो भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आजाद ने प्रिजन के अंदर इनको पिस्टल स्मगल की पार्ट बाय पार्ट। भगवान दास जो शार्प शूटर थे, उन्होंने गन असेंबल की और अपने कपड़ों में छुपा के कोर्ट में चले गए।
सरप्राइजिंगली जयगोपाल पहले आया गवाही देने के लिए, इसीलिए उसको नहीं मारा, क्योंकि प्राइमरी टारगेट फणींद्रनाथ घोष था। एक को मार, मतलब ऐसा था कि एक को मार सकते तो फनी को मारना। हाँ, तो जब इंटरवल हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो बाहर इनको जमीन पे बिठाया गया और मस्त टेंट में सीआईडी प्रोटेक्शन में वो दोनों गद्दार बैठे थे। जैसे खाना खाने के लिए इसकी हथकड़ी खोल दी गई, भगवान दास ने जंप मारी, टेंट की तरफ भागते गया। एक सब इंस्पेक्टर रास्ते में आया, उसको पहले गोली मारी, उसकी जांघ में गोली मारी, फिर टेंट के अंदर घुसे और दोनों पे एक एक बुलेट चलाई। फणींद्रनाथ घोष के कान से बुलेट निकल गई और जय गोपाल के दाएं हाथ से बुलेट गई। दोनों पीछे गिर गए चेयर में। तो और उसके बाद गन जाम हो गई, क्योंकि वो पार्ट बाय पार्ट स्मगल की गई थी और असेंबल की गई थी, तो विदाउट ऑयल की डिफिशियंसी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो, गन जाम हो गई। और तीन के तीन एक्चुअली डालने एक ही को चाहिए थे। हाँ। वो लग गया, मतलब हाँ। तो वो ज्यादा टारगेट अचीव करने के चक्कर में जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड में उस वक्त जो भी, तो ये अटेम्प्ट बहुत ही भयंकर तरीके से फेल हो गया। सरप्राइजिंगली इसमें एक मजेदार ट्विस्ट ऐसा आया कि पब्लिक ने खेल लिया था कुछ भी। हाँ, तो सारी पब्लिक देखने आई थी कोर्ट में कि भगत सिंह के दोस्त है, और वहां पे लीडर था यूथ लीग का लीडर, जो यूथ लीग के हेड थे सुभाष चंद्र बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जो जलगांव का यूथ लीग का लीड था, उसने पब्लिक को इस तरह से भड़काया कि ये जो इंजर्ड गद्दार है, इनको मेडिकल हेल्प नहीं मिलने देंगे। और वहां पे राइट सिचुएशन हो गई। बड़ी मुश्किल से पुलिसों को डॉक्टर वहां पे लेके आने पड़े, क्योंकि वहां से हिलाना पब्लिक ने अलाउ ही नहीं किया, इनको मरने दो, जाने नहीं देंगे। ऐसे ही खून इनका बह के मर जाए, लेकिन इनको मेडिकल हेल्प नहीं मिलने देंगे। तो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। ये मतलब लगभग ये सक्सेसफुल हो गया था। जी जी। इसके बाद तो बहुत सारा प्रोटेक्शन इनका और करना पड़ा अंग्रेजों को। उसके बाद 1931 जनवरी में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में थे। खुद उन्होंने अटेम्प्ट किया। हाँ, और माघ स्नान का ये पर्व था, तो माघ स्नान के लिए इलाहाबाद में बहुत सारे लोग आते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद डेलिबरेटली उस टाइम पे इलाहाबाद में थे, क्योंकि वो छुप जाने के लिए आसान तरीका था लोगों में। तो एक उनके इन्फॉर्मर से पता चला कि फनी को इलाहाबाद में लाया गया सेफ हाउस में। तो दुर्गा भाभी को भेज के और एक दूसरे रेवोल्यूशनरी को भेज के, खन्ना नाम के एक रेवोल्यूशनरी थे उत्तराखंड के, चेक किया जाके। हाँ, तो नहीं, उनको भेज के सेफ हाउस के अपोजिट वाला घर किराए पे लिया गया कायदे से, कि कायदे से किराए पे लो और उसका टाइम मैच करो कि कब वो ऊपर टहलने आता है, तब मैं खुद आके उस पर गोली मारूंगा। ये तुम्हारा बहुत हो गया अभी, अब मेरा आजाद का निशाना तो कभी चुकता नहीं था। सब उसका पैटर्न फॉलो किया गया। जिस दिन आजाद आने वाले थे, उस दिन सीआईडी को कुछ भनक लग गई, उसको हटा दिया गया उस घर से, फनी को। तो फणींद्रनाथ घोष बच गया। ये बात है जनवरी 31 की। फरवरी 31 में आजाद का एनकाउंटर हो जाता है। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो जाती है। तो सारे लीडर्स हमारे HSRA के खत्म हो गए, टॉप लीडर्स खत्म हो गए। योगेंद्र शुक्ल जून 1930 में पकड़े गए। अच्छा, तो बेसिकली इसको बैकुंठ को ऑर्डर देने वाला बंदा भी जेल में है अभी। वो आजाद नहीं थे, योगेंद्र था। ये फैक्ट बहुत ही सरप्राइजिंग है कि बैकुंठ शुक्ल अपनी लाइफ में आजाद और भगत सिंह से कभी मिला ही नहीं। इन दोनों को इनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। शायद आजाद को पता था, क्योंकि आजाद और योगेंद्र थे और वो भर्ती किया होगा, मॉनिटर किया होगा, पता होगा कि भाई ये लड़का यहाँ पे बड़ा तेज लड़का है, बस ये भी तैयार हो रहा है, अपना नेक्स्ट बैच तैयार हो रहा है। तो योगेंद्र शुक्ल भी अरेस्ट हो गए। योगेंद्र शुक्ल अरेस्ट होने के बाद ये बंदा तो बाहर आ गया अभी, फणींद्रनाथ घोष, ये तो अभी राजा की जैसा रहने लगा। अभी ब्रिटिश सरकार के साथ सब साफ कर दिए, मार दिए, मतलब जतिन दास से लेके, मतलब अब सारे टॉप पूरी की खेप उसने खत्म कर दी अकेले, सिंगल हैंडेडली। बाकी दो जो ट्रेटर थे, जयगोपाल और हंसराज वोरा। अच्छा, आजाद का भी टिप किसी ने दिया होगा, मतलब? यस, आजाद के लिए भी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसने बताया था पंडित जी की लोकेशन क्या है, अल्फ्रेड पार्क में थे, और वो बहुत पहले से इन्वॉल्व था सीआईडी इसमें। उसके ऊपर भी अटेम्प्ट हुए मारने के, दो बाद में उस गद्दार के अगेंस्ट भी, लेकिन वो बच गया। मुझे अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उस बंदे का। जी हाँ, तो हम आ जाते हैं बैकुंठ शुक्ल पे। बैकुंठ शुक्ल को योगेंद्र शुक्ल बोलते हैं, जब सीडीएम शुरू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो तुम कांग्रेस कार्यकर्ता करके जेल में चले जाओ, ताकि तुम पे नजर ना पड़े अंग्रेजों की, और तुम अंदर रहो। मतलब क्या प्लानिंग है, मतलब किस नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है? जब बैकुंठ शुक्ल बाहर आते हैं सीडीएम खत्म होने के बाद, तब सब खत्म हो चुका है।
ना आज़ाद जिंदा है ना भगत जब ये अंदर था व्यक्ति, तब जाके सारा सब इनको फांसी हो गई और इनको गोली सिंह बाहर आने के बाद तो हेल्पलेस है, और योगेंद्र शुक्ल भी जेल में चला गया। तो ये वेट कर रहे हैं अपने मिशन के ऑर्डर की। अभी देखिए आता है टाइम अक्टूबर 1932 का, मतलब समझ लीजिए 1 साल के ऊपर हो गया भगत सिंह की मौत के बाद। फनी घोष बेतिया में राजा की तरह रह रहा है, ऑटोमेटिक राइफल लिया हुआ 24/7 इसके साथ बॉडीगार्ड है, हाईली प्रोटेक्टेड है, और ये बाकी केसेस में जाके गवाही दे रहा है। बाकी केसेस चल रही है अभी बिहार में, ये जहाँ पे किंग्स विटनेस है, ठीक है। तो अक्टूबर 32 में योगेंद्र शुक्ल मोतिहारी हजारीबाग जेल से भागने का प्रयास करते हैं। भयंकर बिल्डर आदमी था वो, मतलब एक्शन में उनके जैसा था ही नहीं कोई बिहार रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में। लेकिन उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है वो जेल तोड़ के भागने का। तब हजारीबाग जेल से प्रॉपर एक लेटर भेजा जाता है फणींद्रनाथ घोष को। वो लेटर रिकॉर्ड में है कि तुम अभी अपने किए की माफी मांग लो तो शायद तुम्हारी जान हम लोग बख्श दे। हाँ। लेकिन वो बेफिक्र था क्योंकि वो खुद भी शार्प शूटर था और उसके पास राइफल लेके गनर भी था और फुली प्रोटेक्टेड था। सारे चीजें कैलकुलेट कर चुका था वो, और उसके हिसाब से तो कोई बचा भी नहीं था बाहर उसको मारने के लिए। तब बैकुंठ शुक्ल को योगेंद्र शुक्ल हजारीबाग जेल में बुलाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि उसको गोली से मारो, अगर गोली नहीं है तो भुजाली से मारो। भुजाली मतलब खुखरी, भुजाली नहीं है तो उसका गर्दन घोट दो। तुम अगर उसकी गर्दन नहीं घोट सकते तो उसको दांत से उसका गला फाड़ के उसको मार दो, अगर नहीं तो उसके आंखें नोच के उसको मार दो, कुछ भी करो लेकिन वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये मैसेज योगेंद्र शुक्ल देते हैं बैकुंठ शुक्ल को, डायरेक्ट देते हैं 1 to 1, डायरेक्ट 1 to 1। अब इसको मिशन मिल गया अपने लाइफ का, जिसके लिए इतनी साल ट्रेनिंग तैयार हो रहा था। अब ये बैकुंठ शुक्ल और उनका एक दोस्त होता है चंद्रमा सिंह, ये दोनों निकलते हैं अपने लाइफ का मिशन पूरा करने के लिए। तो ये मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाते हैं, दरभंगा से बेतिया जाते हैं, 180 किलोमीटर का ट्रैवल साइकिल पे करते हैं 5 दिन में। और इनके पास ऑप्शन है मारने के, देखिए बम से मार सकते थे क्योंकि वो प्रोटेक्शन है तो दूर से बम मार देंगे, खत्म कर देंगे, या गोली मार देंगे जैसे सॉन्डर्स को मारा था। इसका पर्सनल टच ये है बैकुंठ का कि इसने पब्लिक के सामने गद्दारी की, देश के पब्लिक के सामने ही मारना, पब्लिक के सामने मारेंगे। जो मुहूर्त ये चूज करते हैं वो है छठ पूजा का। छठ पूजा खत्म हुई है और सारे लोग बेतिया शहर में आए हैं। मीना बाजार जो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है बेतिया की, वहाँ पे इंग्रज सरकार ने लाइटिंग लगाई है। तो इट वॉज अ थिंग टू सी इन दोज टाइम्स कि रात में सब औरतें बच्चे फैमिली आ रहे देखने की रात का बाजार कैसा होता है लाइट से लगाया हुआ। वहाँ पे सफ़ेद कपड़े में धोती से और बॉडीगार्ड के साथ राजा जी आते हैं फणींद्रनाथ घोष, और अपने दुकान के सामने दिन का हिसाब लेके बैठते हैं। उनके साथ एक खुशमस्करा, अच्छा, अपनी दुकान के सामने, हाँ, दुकान के सामने बैठे हैं बेंच पे। दुकान वही इसकी गन की दुकान जो थी? हाँ, 3 दुकान थी उनकी मीना बाजार, दारू ठेका, गन की दुकान और पारचून की दुकान थी, ठीक है। दुकान के सामने हिसाब लेके बैठ गए। उनका एक खुशमस्करा उनके साथ है गणेश प्रसाद गुप्त नाम का। यहाँ पे बैकुंठ शुक्ल और इनका दोस्त चंद्रमा सिंह उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। बैकुंठ उनको बोलते हैं कि फनी बाबू आपके लिए एक मैसेज है, एक संदेश है। बोलते किसका संदेश? बोलते भगत सिंह का संदेश लेके आया हूँ। तो उसकी आंखें फट जाती है देखते, भुजाली निकालते हैं और सीधा उसकी खोपड़ी में भुजाली घुसा देते हैं। भुजाली निकालते हैं और दूसरी भुजाली यहाँ पे उसके मार देते हैं। उसका काम तमाम। मतलब ब्रेन पे ही सीधे मारता है? हाँ, उसमें कंडीशन है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। उसमें एक मजेदार पॉइंट ये है कि मीना बाजार के बाजू में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ करता था, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। तो ये पता था कि कुछ भी हो जाए इसको 2 मिनट में अस्पताल में लेके जाना है ही, लेके जाएंगे ही लोग। तो ऐसा घाव करना है कि ये बचे ही नहीं। तो इसलिए ब्रेन पे मार दिया। तो 6 दिन बाद वो मरा, फिर भी 6 दिन जिंदा रखा उसको। अच्छा, हाँ, 6 दिन बाद मरा वो उसके। और उसको पूछा गया, वो बोल सकता था कि ये कौन था तुमको मारने वाला, तुमने उसको पहचाना का? तो इसने कभी देखा ही नहीं था कि कौन था, लेकिन उसने बोला कि मुझे वो लेटर मिला था धमकी का, योगेंद्र शुक्ल के मेंबर्स ने भेजा हुआ। फिर ये फरार हुए। 6 महीने तक बैकुंठ और चंद्रमा, इनको अरेस्ट किया गया। एक शैम ट्रायल चला इनके अगेंस्ट, जिसमें 4 ज्यूरीज थे, 4 में से पकड़ा। लेकिन पता कैसे चला कि यही लोग थे? तो इसके बाद जैसे सॉन्डर्स को मरने के बाद इन्होंने ये पत्रक लगाया था प्रॉपर कि हमने इसको मारा है HSRA के लिए। तो सेम इसको मारने के बाद HSRA के नाम का पत्रक लगाया था, वी हैव अवेंज्ड आवर हीरोज करके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी HSRA ने ली थी। इसको पकड़ा कैसे गया, इसके बहुत मजेदार 2 रीजंस है। एक तो मार्केट के लोगों ने इनको देखा था, चेहरा पहचान लिया था इन दोनों का, चंद्रमा सिंह का और इसका।
दूसरी, ये रडार पे थे पहले से क्योंकि ये ट्रेनिंग ले रहे थे मुजफ्फरपुर में। और तीसरा सबसे सरप्राइजिंग और मज़ेदार इंसिडेंट ऐसा हुआ, प्रव्रत चक्रवर्ती नाम का एक रेवोल्यूशनरी कलकत्ता में पकड़ा गया। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें सारे क्रिप्टिक नाम लिखे हुए थे लिस्ट में, और उसका की मिला कहीं और सीआईडी को। जब वो लिस्ट डिक्रिप्ट की गई उसमें वैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा का नाम मिला। तो सारे कोलैबोरेट करके ये प्रूव हो गया कि वैकुंठ और चंद्रमा ने ही इसको मारा था। और इन्होंने एक्सेप्ट किया कोर्ट में? नहीं किया एक्सेप्ट इन लोगों ने। इनका डिफेंस स्टेज करने को भी इनको मौका नहीं मिला। 4 जो ज्यूरी थे, 4 ज्यूरी से 3 ज्यूरी ने अपना जवाब दिया कि वैकुंठ और चंद्रमा दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनफ सफिशिएंट प्रूफ्स नहीं है। इन 3 ज्यूरीज के अगेंस्ट जाके ल्यूबी नाम का जज था, उसने इनको डेथ सेंटेंस दिया। और इतना ही जवाब था वैकुंठ का कोर्ट में। 1 अगेंस्ट 3 पे अप्रूव भी अप्रूव हो गया और वैकुंठ इनकलाब जिंदाबाद बोले और इतना ही बोले कि मैं तैयार। उसके बाद 2 महीने में उनको फांसी दी। उस 2 महीने में इस बंदे का वजन बढ़ा है, ये रिकॉर्ड में, मरने से पहले, कि मुझे मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे मौत मिल रही है। हाँ, मतलब मैं खुशी हूँ, मतलब खुशी है मुझे कि, और जाते समय बोलते हैं कि मैं तो फिर आऊंगा, देश तो अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। क्या बात है, फिर आऊँगा मतलब मैं पुनर्जन्म लेके फिर से आऊँगा। हाँ, फांसी की सजा सुनाई गई। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। मुझे तो लगता है ये जो ये इसका जो लास्ट इवेंट है जहाँ पे चेज़ होती है और पकड़ा जाता है और केस चलता है इनके ऊपर, कहानी यहाँ से शुरू होनी चाहिए। हाँ, और वो जो केस चलता है उस केस के दौरान हम बाकी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं तो पहले से इस कहानी का फ़ैन था, और आप जिस तरह से आपने आज सुनाई कहानी, देखने और सुनने दोनों वाले जो लोग हैं वो भी बताएंगे अपने कमेंट्स में, अपने आपके रिएक्शन बताएं, हमें मैसेज भेजें। आपको कैसी ये कहानी लगी, इसमें आपको क्या कमी नज़र आई, क्या आपको लगता है कि एक सिनेमा, एक बड़े पर्दे का सिनेमा जिसको आपको देख के इंस्पिरेशन भी मिलती है और आपको पता भी चलता है कि आपके हिस्टोरिकल फिगर्स ने क्या क्या नहीं किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, जिनमें से जैसे कि वैकुंठ शुक्ला के बारे में अगर आप किताब नहीं लिखते तो शायद किसी को पता नहीं चलता कि हिंदुस्तान के आर्म्ड रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े जो नाम थे उन सबको एक तरह से देखा जाए तो उन सबके जीवन को ख़त्म करने में जिस आदमी का हाथ था, हाँ। इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा गद्दार था। कुछ लोगों के हिसाब से गद्दार सिर्फ एक सावरकर इतना बड़ा गद्दार था, तो उसको मारना कितना ज़रूरी था, उससे अवेंज करना, उसको मतलब रिवोल्यूशनरीज़ को अवेंज करना कितना ज़रूरी था। और एक आदमी, एक नया यंग ब्लड कैसे करता है इस काम को, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है, ये अपने आप में एक बहुत ही कमाली कहानी। स्पेशली मुझे लगता है जो चैप्टर्स हैं इसमें जो वैकुंठ शुक्ला का जो वकील होगा वो हमारे फिल्म का नरेटर एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है, या जो अपोजिशन का जो मतलब बेसिक अंग्रेज़ों का जो वकील होगा वो नरेटर हो सकता है। और इसका हीरो डेफिनेटली ये है, पर इसमें जो बाकी हीरोज़ भी हैं, जो दोनों लड़के जो आए थे, बंगाली जो लड़के थे जिन्होंने नारियल में भर के, फिर जो हमारे जो महाराष्ट्र के दो जो है भगवान और सदाशिव जो थे, और साथ में जो है आज़ाद और भगत सिंह तो है ही थे इंस्पिरेशन। हाँ, और भगत सिंह का भी जो अटेम्प्ट था उसमें कैसे वो जो है भगवती चरण वोरा, उनकी दुर्गा भाभी जो बीवी के, तो ये मुझे लगता है ये काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो, और इसका जो मुझे लगता है एक चीज़ जो कांस्टेंट है इन सब में और जिसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, मुझे लगता है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, वो है फणींद्रनाथ घोष को एज अ कैरेक्टर, पूरी फिल्म में उसकी जर्नी, उसके मरने तक, कि कैसे उसका कॉन्फिडेंस टूटता है फिर बिल्ड होता है, फिर टूटता है फिर बिल्ड होता है। इवेंचुअली व्हेन ही थिंक्स, बोलते हैं कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ मतलब तो जब पूरा हमने मतलब सब पार कर दिया, उसके बाद आके एक लड़का जो है आके सर में चाकू घोंप के चला गया। बहुत इंटरेस्टिंग, इसको कई तरह से देखा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तरीका है जिसमें कि जो वकील होगा वो जब चार्जेस लगा रहा है और तो पूरी कहानी बता रहा है कि देखो ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ऐसे हुआ, तो वैसे हुआ करके, तो देन दैट कैन बी अ वे
मतलब वी कैन टेल द स्टोरी, और जिसमें कि बैकुंठ का रिएक्शंस और बैकुंठ के स्टेटमेंट्स जो कि मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, हाँ और बहुत इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी फनी भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑल्सो एट दैट टाइम ही वॉज एंजॉइंग हिज हाँ बेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज सो हैप्पी। सो हैप्पी। तो वो एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टर के एक आदमी जिसको पता है कि मौत की सजा होने वाली है, हाँ मुझे चाहिए भी वही। मुझे चाहिए वही है, उससे नीचे तो कुछ नहीं चाहिए, तो मौत के उस पर फांसी फंदे पे झूलना है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और हम जो है फिर से एक किसी दूसरे उस पर मिलेंगे। एक मैं आपके जो रिसर्च करने की टेक्निक्स हैं उस पर भी मैं अगली बार बात करना चाहूँगा जी सर। क्योंकि आपका जो रिसर्च मटेरियल है बहुत ही, मुझे लगता है बहुत पुख्ता होता है, और बहुत ही हमारी जो इंडस्ट्री में जो रिसर्चर्स हैं और जो असिस्टेंट्स की टीम होती है उनमें जो जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं उनको कैसे रिसर्च करनी चाहिए, मुझे लगता है इसको बहुत सिखाने की ज़रूरत है। वैसे तो लोग गूगल पे और इस पर भरोसा करते हैं और उसी को लेके आ जाते हैं, तो कैसे किताबों पे रिसर्च की जाती है और क्या रास्ते होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप एक ऑथेंटिक काम कर सकते हो, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ अभिजीत भालेराव जी को फॉलो करिए इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर और इनके ट्विटर हैंडल पर। हैंडल लिखा हुआ है, मेरा नाम विशाल चतुर्वेदी है, मेरा हैंडल फिल्मर विशाल है ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। धन्यवाद सभी को। हम एक और नया एपिसोड, नई कहानी, स्टोरी वर्थ अ मूवी, एक कहानी जिसके ऊपर फिल्म बनाई जानी चाहिए, सिनेमा बनाया जाना चाहिए, उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।